नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स सीयूटी एग्जाम के लिए। यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी, एपीएस पीजीटी, जितने भी पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्जाम होंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक कराए। आज के सफर में हम लोग करेंगे 41 से 60 तक का सफर। दोस्तों बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे, और बहुत अमेजिंग टेस्ट और सैंपल पेपर्स के लिए आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत अमेजिंग टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा सीयूटी के ऊपर बेस्ड, और ये सारे एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। यार जल्दी जाओ और फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करो और अपनी प्रिपरेशन को करो सुपर्ब से और ज्यादा फैंटास्टिक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सफर को। लेकर आ रहे हैं दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आ चुका है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस कैन बी अचीव थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ डैश। आपको बताना है कि अगर हमें डाइवर्सिफिकेशन विस्तारीकरण करना है तो ये किसके डेवलपमेंट के साथ पॉसिबल हो सकता है? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड या फिर सर्विस ट्रेड। सोच समझ के जवाब दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, सोचिए एक बारी, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड आंसर। क्या हो सकता है कि अगर मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना है तो कैसे अचीव कर सकता हूं डाइवर्सिफिकेशन को? सोचिए एक बारी। तो क्या डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर का चाहिए, फॉरेन ट्रेड का चाहिए, सर्विस ट्रेड, किसका चाहिए डेवलपमेंट? तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंडस्ट्रियल सेक्टर। जब तक आपके देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं करेगा, डाइवर्सिफाई नहीं करेगा, विस्तारीकरण नहीं करेगा, तब तक तरक्की नहीं हो सकती। यार बहुत जरूरी है इंडस्ट्रियल सेक्टर का डाइवर्सिफाई होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है हमारे सामने। विच एक्ट वॉज रिमूव टू इंप्रूव एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज? कौन सा एक्ट यहां पर रिमूव करा गया था ताकि एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन हो पाए इंडस्ट्रीज का? क्या वो एमआरटीपी एक्ट था, कंपटीशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, या फिर नन ऑफ दीज? इसका सही आंसर है दोस्तों एमआरटीपी, दैट इज मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको ग्रो करने से रोका गया था और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करा गया था। तो जब इस एक्ट को हटाया गया ताकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी ग्रो कर पाए और हमारी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर पाए, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई पुअर इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डैश। ओके, इकोनॉमिस्ट इंडिया में पुअर को, पुअर जो है गरीब इंसान को, किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं? ऑनरशिप ऑफ एसेट के बेस पर, ऑक्यूपेशन के एसेट पे, ऑक्यूपेशन के बेस पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बेस पर, या बोथ ए एंड बी, मतलब ऑनरशिप एंड ऑक्यूपेशन दोनों के बेस पर? सोच समझ के जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों बोथ ए एंड बी। हमारे इंडिया में एक इंसान पुअर होता है तब जब उसकी ऑनरशिप ऑफ एसेट्स कम होती है, और दूसरा उसका ऑक्यूपेशन के थ्रू भी हम जज करते हैं कि वो कितना अर्न कर पा रहा है, कितना कमा पा रहा है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज इज नोन एज। ओके भाई, रेगुलर जॉब से कैजुअल जॉब की तरफ आना क्या कहलाता है? भाई सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको कहते हैं हम लोग कैजुअलाइजेशन। तो इतना ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, इसका नाम ही है कैजुअलाइजेशन। तो कैजुअल जॉब्स की प्रति आना, तरफ आना, बेसिकली कैजुअलाइजेशन कहलाता है, ध्यान रखें चलेंगे। और दूसरा फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ आना, उसको इनफॉर्मलाइजेशन कहते हैं, ध्यान रख के चलना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज शोन द ब्राइटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन? सबसे बढ़िया शहरीकरण इनमें से किस देश में हुआ है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, या फिर चाइना और पाकिस्तान दोनों में बहुत अच्छा हुआ है? सोच समझ के जवाब देंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों बोथ बी एंड सी। चाइना और पाकिस्तान में डाइवर्सिफिकेशन सबसे अच्छा हुआ है एज कम्पेयर टू इंडिया, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? सीओई में क्या नहीं आता? भाई सीओई में आता क्या क्या है? सीओई में आता है आपका, आपको पता भी है, वेजेस सैलरी इन कैश, वेजेस सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस, ये सब चीजें आती है। काइंड वाला आता है,
एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन नहीं आता, एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन आता है, कैजुअली सैलरी भी आती है। मतलब सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि भाई ये हमारा नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। किसमें? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 47, इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू जीरो, नेशनल इनकम डज नॉट फॉल्स टू जीरो ड्यू टू डैश। ओके, अगर इन्वेस्टमेंट जीरो हो भी जाती है तब भी नेशनल इनकम जीरो नहीं होगी। किस वजह से? ऐसी कौन सी चीज है जो कि नेशनल इनकम को पॉजिटिव रखे हुए है भले चाहे हमारी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए? तो वो क्या चीज है जिसकी वजह से नेशनल इनकम फिर भी कुछ ना कुछ स्टैंड करेगी करेगी? क्या वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लायर है? पर इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई तो देखो ये तो हो ही नहीं सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन एक ऐसी चीज है जो हमेशा प्रेजेंट रहेगी रहेगी, भले चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमेशा प्रेजेंट है। और जब तक ये प्रेजेंट है तब तक आपकी एडी कुछ ना कुछ होगी, और जब तक एडी कुछ ना कुछ है तब तक नेशनल इनकम भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ होने वाली है, फॉर श्योर, डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट वाज द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ओके, ब्रिटिशर्स के इंडिया आने का मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सोल पर्पस क्या था? तो सोच समझ के जवाब देंगे इसका। पहला, टू रिड्यूस द कंट्री टू द स्टेटस ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने आई थी, डिसिमिलेटरी पॉलिसी लेकर आई थी, रेलवे लेके आने थे। अरे नहीं भैया, ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस तो यही है, वो इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर, हमारे इंडिया के रिसोर्सेज को लूटना चाहती थी। हमारे इंडिया में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बहुत रिसोर्स है हमारे पास, वो उन रिसोर्सेज को लूटना चाहती थी, इसलिए वो इंडिया में आई थी। बहुत गंदे लोगों का। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एसएसआई? ओके, एसएसआई का फीचर लेबर इंटेंसिव होती है, होती है, लोकेशनल फ्रेंडली होती है, होती है, इक्विटी देती है लोगों को, बिल्कुल देती है। तो यार ऑल ऑफ दीज यार ठीक तो है, एसएसआई सब कुछ दे रही है। एसएसआई वो इंडस्ट्रीज हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो बताऊं तो, जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ऊपर ना हो उनको एसएसआई कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। कुछ साइड बुक्स में 5 करोड़ का बोला गया है, लेकिन एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 12th में पढ़ी जाने वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जिस इंडस्ट्री में हो उसको एसएसआई कहा जाता है। आप ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ ज्योग्राफिकल रीजन that has economic law different from the countries having a typical economic law. Okay, एक ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन जहां पर जो इकोनॉमिक लॉज होंगे वो बाकी कंट्री के सारे पार्ट से अलग होंगे। मतलब ऐसा एक एरिया जिसको बनाया जाता है फॉरेन के इकोनॉमिक लॉज के अकॉर्डिंग, या फॉरेन वाली कंपनीज को एस्टैब्लिश अट्रैक्ट करने के लिए, उस एरिया को क्या कहा जाता है? क्या वो एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जीएलएफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, या नन ऑफ दीज है? इसका सही आंसर है दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजेड। और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और देश के डेवलपमेंट में इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। इनको बनाया जाता है ताकि देश की, विदेशों से भी इंडस्ट्रीज आके यहाँ पे सेटअप हों, और ये उन सारी पॉलिसीज को बहुत अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उन सारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चलता है जो कि फॉरेन कंपनीज के फाउंडेशन के लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उन सारी पॉलिसीज को अडॉप्ट करके चलता है, इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ड डैश। आपको बताना है जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो इनमें से किसके साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड है? क्या वो फ्री के साथ कनेक्टेड है, या फिर वो कनेक्टेड है स्कार्सिटी के साथ, अनलिमिटेड के साथ, या रिस्ट्रिक्टेड के साथ? तो दोस्तों जो इकोनॉमिक्स वर्ड हम लोग पढ़ते हैं वो सबसे ज्यादा रिलेशन रखता है स्कार्सिटी के साथ। तो जब हम पढ़ते हैं ना इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, हमें ढंग से यूज करना है, और किसी चीज को ढंग से यूज तभी करना पड़ता है जब उस चीज की स्कार्सिटी हो। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटिलिटी इज डिराइव फ्रॉम डैश। ओके, यूटिलिटी हमें कब मिलती है? यूजफुल गुड्स ओनली, हार्मफुल गुड्स ओनली? मतलब किससे मिलती है? यूजफुल गुड्स से, हार्मफुल गुड्स से, दोनों से, या किसी से भी नहीं मिलती? भाई दोनों से मिल सकती है यार। अब जिसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, यूटिलिटी चाहिए, उसको यूटिलिटी लिकर से भी मिल जाएगी, हार्मफुल गुड्स है, सिगरेट से भी मिल जाएगी, हार्मफुल गुड्स है, पनीर से भी मिल जाएगी, चिप्स के पैकेट से भी मिल जाएगी, खाने पीने किसी से भी मिल जाएगी यार। जो यूजफुल गुड्स है उससे भी मिल जाती है, और हार्मफुल गुड्स है उससे मिल जाती है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि लेने वाला इस यूटिलिटी को कौन है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व?
जब जब आपकी डिमांड कर्व या एक ऐसे डिमांड कर्व हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो आपकी ईडी हमेशा 1 होती है। तो 1 का मतलब हो गया यूनिटी। हमेशा ध्यान रख के चलना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब भी होगा डिमांड कर्व, ईडी हमेशा कितनी होगी 1, और 1 मतलब यूनिटी। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टूल्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स? मैक्रोइकोनॉमिक्स के टूल बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इनकम पॉलिसी, ऑल ऑफ दीज। भैया सब इसी के है, मैक्रो के टूल है, बड़े लेवल के काम करते हैं। इनकम की पॉलिसी, सरकार के टैक्सेस सब्सिडी की पॉलिसी, सरकार के मनी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की पॉलिसी, सब क्या है? मैक्रोइकोनॉमिक्स का टूल। छोटी चीजों से डील ही नहीं करती मैक्रोइकोनॉमिक्स, डील करती है बड़े लेवल की चीजों से, लार्ज, बड़ा सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इन द इकोनॉमी आर डैश। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट पर, ब्रेक इवन पॉइंट वहां आता है दोस्तों जहां इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए आपने 200 रुपए कमाए और आपने 200 रुपए ही कंज्यूम कर लिए, तो आपने कितना बचाया? 0, आपने कुछ भी नहीं बचाया। ठीक है, इट मींस वहां पर ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग कितनी होती है? 0। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, भूलना बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट 56, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई। ओहो, ये तो बहुत सिंपल है यार। जो पैसा आपको आरबीआई मतलब हमारे देश के सेंट्रल बैंक के साथ रखना पड़ता है, उस पैसे को क्या कहते हैं? क्या वो एसएलआर है, डिपॉजिट रेशो है, सीआरआर है, या एलआरआर है? इसका सही जवाब दोस्तों आप लोग जानते हैं, इसका सही जवाब है सीआरआर, अर्थात कैश रिजर्व रेशो। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता भी है इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, विच वन ऑफ दीज इज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? परचेज ऑफ शेयर, शेयर खरीदना। अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो मेरे एसेट्स बढ़ रहे हैं, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। लोन्स एडवांस्ड, मैंने किसी को लोन दिया, इससे मेरे एसेट बढ़ रहे हैं, ये भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। उसके बाद सब्सिडीज, मैं सब्सिडी दे रहा हूँ, सब्सिडी देना ही मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है। और लैंड खरीद रहा हूँ, इससे भी मेरे एसेट बढ़ रहे हैं, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। तो सब्सिडी देने से सरकार के एसेट और लायबिलिटी को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सब्सिडी देना देश के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 58, बोरोइंग्स फ्रॉम आईएमएफ इज अ पार्ट ऑफ डैश। ओके, अगर मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा बोरो कर रहा हूं तो किस चीज का पार्ट है? ये करेंट अकाउंट का पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, दोनों अकाउंट का पार्ट है, या किसी का नहीं? ये दोस्तों कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मेरी लायबिलिटीज को बढ़ा रहा है, और जिस भी चीज से लायबिलिटी और एसेट अफेक्ट होते हैं वो हमेशा कैपिटल अकाउंट में आती है। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, भूलना बिल्कुल नहीं है। और अगर बोरोइंग कर रहे हो, बोरोइंग मीन्स लोन, और लोन इज अ लायबिलिटी। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, अच्छा क्वेश्चन है वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया? रेलवे कब आई भाई? ये तो सबको पता है यार, सबको पता है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब देंगे मुझे आप। बस कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन 59 पार्ट ए बी सी डी जो भी आपका आंसर है चुपचाप लिख दो, किसी को पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, पर्सपेक्टिव प्लान इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड इन डैश। ओके, जो हमारे पर्सपेक्टिव प्लान होते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बनते हैं बेसिकली, ठीक है, उनमें वो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि मैं अचीव करता हूं कितने टाइम में। पर्सपेक्टिव प्लान कितने टाइम के लिए बनता है, सवाल यही है, कितने टाइम के लिए बनते हैं पर्सपेक्टिव प्लान? 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 20 ईयर। जो पर्सपेक्टिव प्लान होते हैं वो हमेशा 20 ईयर के लिए बनते हैं, और उसको पाने के लिए मैं 5 ईयर वाले जो प्लान है वो बनाता हूं, ताकि इजिली मैं उनको अचीव कर पाऊं और सिस्टमैटिक मैनर में अचीव कर पाऊं। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपके इन 20 में से आराम से 17 18 क्या 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन ठीक होंगे यार। बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप, और इस तैयारी को और बेहतर बना रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। हमेशा ग्रो करिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।